हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से आपको वीडियो बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, और देखने को मिल भी रहे हैं तो कोई क्या पढ़ा रहा है वो हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे जो अभी तक मैंने यहाँ पर रिसर्च करी है एडमिन एप्टीट्यूड में, तो यहाँ पे मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ जहाँ पे मैं इसका पहला पार्ट क्या है, आपने सिलेबस में देखा होगा, जाके आप सिलेबस देख सकते हो। ऑफिशियल सिलेबस है जहाँ पे पहला जो पार्ट है, जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल। यानी कि एक छात्रावास में एक बड़ी संख्या में बच्चों को कैसे संभालना है, एक हॉस्टल वार्डन ने उसके कार्यों को आपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ये वीडियो, ये इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत सही है और हिंदी वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों के लिए मैंने क्या करा है कि यहाँ पे इंग्लिश लिखी, फिर यहाँ पे मैंने हिंदी लिखी है। तो यहाँ पे हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे पूरा, ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है ना पहला, ये मैं आज आप लोग के सामने यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे बस आपने क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है भाई। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने नोट्स आपने बनाने स्टार्ट करने हैं, और जितने ज्यादा व्यूज होंगे, जितना ज्यादा लाइक होंगे, मैं दोबारा दूसरा जो उसका पार्ट है वो मैं आप लोगों के पास जरूर लेके आऊंगा। जो इन्वेंट्री और मैनेजमेंट वाला पार्ट है हमारा, वो सब कराऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारे व्यूज पे और हमारे जो लाइक्स हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ बच्चे ये देख पा रहे हैं। तो ठीक है, बिना समय गंवाए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आज एक छात्रावास क्या होता है, छात्रावास में चीजें कैसी कैसी होती हैं। ओके, ये आपने समझना बहुत जरूरी है। छात्रावास का मतलब होता है एक छात्र जहाँ पर आवास करता है, यानी कि एक छात्र जहाँ पर रहता है। अब छात्र जहाँ पर रहता है उस छात्र को संभालने के लिए वहां पे एक हॉस्टल वार्डन होता है। तो यहाँ पे एक छात्रावास में बड़ी जो आबादी है वो कुशलता पूर्वक प्रबंधित करने के लिए यहाँ कुछ मुख्य बिंदु और रणनीतियां दी गई है। एक हॉस्टल वार्डन कैसे काम करेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो एक हॉस्टल वार्डन एक एफिशिएंटली कैसे वर्क करेगा। तो ये एफिशिएंटली जब मैनेज करेगा उस हॉस्टल को, तो उसको कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। ओके, उसको कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी। पहला है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है क्षमता योजना। इस क्षमता योजना का मतलब क्या है कि मान लो एक हॉस्टल है। देखो वैसे तो ये क्या है, वैसे तो ये क्या है, आपको इसका इंग्लिश डेफिनेशन, हिंदी डेफिनेशन दोनों मिल जाएगी। बड़ी संख्या में छात्रों को समायोजित करना बिफोर द अकोमोडेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट, एंश्योर दैट द हॉस्टल्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द लोड। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ये चीजें आपको समझनी जरूरी तो है, ये तो आपने पढ़ना ही है, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है। देखो एक हॉस्टल की ना क्षमता है भाई, मान लो 400 बच्चों की, क्योंकि यहाँ पे खाना भी 400 बच्चों का ही बनेगा। यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी 400 बच्चों के लिए मैनेज है। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो सामान है, यहाँ पर जो बेड है वो 400 बच्चों के लिए है। लेकिन एक हॉस्टल में 500 बच्चे अगर यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे जो 100 बच्चे थे, वो 100 बच्चों का यहाँ पे प्रबंधन कौन करेगा, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। या तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप सीधा बोल दीजिए कि ये 100 बच्चे हमारे पास नहीं रह सकते, इसके लिए दूसरा छात्रावास आप ढूंढो जो खाली हो, क्योंकि 400 बच्चों का प्रबंधन है जो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगर आप एक हॉस्टल वार्डन हो तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई जो 500 बच्चे हैं, अगर 400 बच्चों का हॉस्टल तो 500 बच्चे आप ना रखें। ओके, अगर वहां पे एक बच्चा भी और एक्स्ट्रा आ गया तो आपका प्रबंधन बिगड़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जितनी क्षमता है उतना ही आप क्या कर पाएंगे, इसमें उपयोग कर पाएंगे। ओके, दूसरी यहाँ पे एडिकेट फैसिलिटी, यानी कि पर्याप्त सुविधाएं। पर्याप्त सुविधाओं में क्या कौन कौन सी चीज आती है, पर्याप्त सुविधाओं में आता है कि भाई जब बच्चे यहाँ पर 400 बच्चे रह रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे डाइनिंग एरिया यानी कि खाने खाने का जो एरिया है वो है, क्या वहां पे उनके लिए रूम्स हैं, क्या वहां पे स्टडी एरियाज हैं, क्या वहां पे डोरमेट्रीज, मतलब होता है जहाँ पे डोरमेट्रीज का मतलब एक लंबा हॉल होता है, वहां पे सिर्फ बेड बेड बिछाए होते हैं और बच्चे रहते हैं, डोरमेट्रीज। ठीक है, शयन गृह बोलते हैं उसको हिंदी में। और यहाँ पर जो बच्चों को चाहिए, क्या वो आपके पास है, उसे हम बोलते हैं एडिक्वेट फैसिलिटीज, उसे बोलते हैं हम पर्याप्त सुविधाएं। ओके, ये जो पर्याप्त सुविधाएं होती है ना, कि ये छात्रावास में एक जो सुनिश्चित करना है एक हॉस्टल वार्डन ने, कि यहाँ पर सभी प्रकार की जो जरूरतें होती है छात्र की वो हम पूरी करते हैं। ये 400 बच्चे अगर यहाँ पे रहते हैं तो उन 400 बच्चों की जो जरूरतें होती है, दैनिक जो यहाँ पे डेली नीड्स होती है, उसको हम फुलफिल करते हैं, उसको हम पूर्ण रूप से यहाँ पे जानते हैं। चाहे वो मनोरंजन स्थल हो, चाहे वो उनका स्नानागार हो, चाहे वो भोजन क्षेत्र हो, चाहे वो जो भी हो, हमने उसकी फैसिलिटी कर रखी है। तो ये काम है किसका, हॉस्टल वार्डन का। तीसरा है यहाँ पे क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि भाई हमको पता होना चाहिए बच्चे को, हमने यहाँ पे ये बताना है एज अ हॉस्टल वार्डन मैं हूं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे को पता चल सके कि ये हॉस्टल के 10 नियम है, ये 15 नियम है, ये 20 नियम है।
जो भी नियम आप करते हो कि भाई हॉस्टल में 9 बजे के बाद कोई मोबाइल नहीं चलाएगा, अगर होगा चलाने देते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कि भाई वाईफाई फैसिलिटी यहाँ पे इतने से इतने बजे तक है और आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो डाइनिंग एरिया है 8 से 9 के बीच में रहेगा, उसके बाद खाना नहीं मिलेगा आपको, हॉस्टल वार्डन से परमिशन लेनी है। आपके जो फैमिली मेंबर्स है वो इस टाइम में आएंगे, तो ये नियम है जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ नियम है जो सिर्फ हॉस्टल वार्डन को पता है, बच्चों को पता ही नहीं है, तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे। तो ये है आपका स्पष्ट नियम और विनियम, यानी कि यहाँ पे जो आचरण है, यहाँ पे जो आपका जो साइलेंट जोन है, यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पे क्वाइट आवर्स कौन कौन से होते हैं। जहाँ पे पढ़ने का टाइम, जैसे आप मान लीजिए 9 से 10 पढ़ने का टाइम है, तो वहाँ पे क्वाइट आवर्स यहाँ पे हॉस्टल्स में होते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्वाइट आवर्स आपका सुबह भी होता है, 5-4 बजे के बाद भी होता है। और यहाँ पर दिन के टाइम पे क्वाइट आवर्स नहीं होते, रात के टाइम पे क्वाइट आवर्स में क्या होता है, पढ़ सकता है और सो सकता है व्यक्ति। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने से कितने बजे तक है। और यहाँ पे आपने हर कॉरिडोर में, हर रूम में वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने, ताकि बच्चों को पता रहे। ओके, कई बार क्या होता है बच्चों को पता नहीं होता है और आपने वो नियम उन पे लगा दिए होते हैं। अब यहाँ पे आया दूसरी चीज कि भाई 24/7, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन। ओके, यहाँ पे उन पे सुपरविजन। अब एक वार्डन है जी, 5 दिन के लिए घर चले गया, वहां पे कोई वार्डन था, बच्चे तो 5 दिन में उधम मचा देंगे। बच्चे तो 5 दिन में पूरे हॉस्टल को तहस नहस कर देंगे, बच्चों का काम, बच्चे शैतान होते हैं। तो यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि भाई अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी, कोई आपातकाल स्थिति में अगर कोई बीमार हो जाता है, अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर वो किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, या फिर उसको कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई मैं बच्चे के बारे में जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। इसे हम बोलेंगे 24/7 सुपरविजन। यानी कि आपने क्या करना है कि भाई कोई भी समस्या है, कोई भी आपात स्थिति है, उससे निपटने के लिए हॉस्टल वार्डन जो है, उसका जो पर्टिकुलरली 24 घंटे उसका उपलब्ध रहना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि हॉस्टल वार्डन को सोना भी नहीं है, सोना है उसको, लेकिन उसको ऐसा सोना है कि चलो अगर कोई आपात स्थिति आती है तो मैं उसको टैकल करने में, मैं उसको मैनेज करने में बहुत आगे, या फिर मैं उसको मैनेज अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ओके, और ये सुनिश्चित करना है कि छात्रों के पास चिंता की स्थिति में संपर्क करने के लिए हमेशा कोई ना कोई हो। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर कोई एक छात्र जो है वो प्रॉब्लम में है और वो बात करना चाहता है, मान लीजिए रात के 12 बजे उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किसको बताएगा उसका पेट दुखा है। तो उसके पास एक नंबर होना चाहिए, उसके पास एक पर्याप्त साधन होना चाहिए, जिससे वो हॉस्टल वार्डन को यहाँ पे बता पाए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज। अब आप एक हॉस्टल वार्डन हो, आपके अंडर में एक कुक भी होगा, आपके अंडर में एक सफाई कर्मचारी होगा, एक होगा या दो होगा या चार होगा, ये डिपेंड करता है हॉस्टल पे कितने बच्चे हैं। ओके, अब यहाँ पे जो ड्यूटीज हैं आपकी, आप कुक है, मान लीजिए 4-5 कुक होंगे, सफाई कर्मचारी होंगे, असिस्टेंट वार्डन होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपने अपने स्टाफ को, में चाहे वो मेंटेनेंस स्टाफ हो, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रीशियन हो, कुछ भी हो, जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, कोई भी क्लिनिक पर्सनल हो, ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो भी हॉस्टल में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि आप सबसे सीनियर है वहाँ पे, हॉस्टल वार्डन सबसे सीनियर होता है, ठीक है, उसको ये मेंटेन करना है कि भाई इलेक्ट्रीशियन को आपने इस प्रकार से काम देना है, या फिर इस प्रकार से बताना है उसका काम, कि वो रात के 12 बजे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो वो आके यहाँ पे ठीक कर दे। या फिर आप जो खाने वाला है उसको बताएं कि आपने खाना कुछ इस प्रकार से बनाना है, मसाला कम रखना है, ताकि बच्चे जो है वो बीमार ना पड़े। ओके, हमेशा आप देखोगे आपको ट्रेन का खाना भी आपको कैसा मिलेगा, बिना नमक और बिना मिर्ची का मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ट्रेन में अगर आप बीमार हो गए तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, कि उसके पीछे कारण ये है कि ताकि बीमार लोग ना पड़े। तो यहाँ पर भी एक हॉस्टल वार्डन का कर्तव्य बनता है कि वो कोशिश करे कि या बच्चे जो है कम से कम बीमार पड़े, और जो यहाँ पे जो उसका स्टाफ है वो अच्छी तरीके से काम करे। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो आप इस कम्युनिकेशन चैनल के मतलब से? जी, अगर आप कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि भाई कैसे आप अपने हॉस्टल वार्डन से बात करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जी मैं बीमार हूँ और मैं चले गया हॉस्टल वार्डन के कमरे में, वहां पे खटखटाया, हॉस्टल वार्डन बाहर आया कि हाँ मैं तो जगा हुआ था आप ही के लिए, बस आप बीमार कब होंगे मुझे ये लग रहा था, ऐसा नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चलने का मतलब क्या होता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं हॉस्टल की, अनाउंसमेंट है, कुछ भी अनाउंस करना हॉस्टल में कि भाई आज जो खाने में ये मिलेगा, आज रसगुल्ला मिलेगा खाने में, और चेंज हुए रूल्स और शेड्यूल्स में कुछ भी, मान लीजिए अब सर्दी का टाइम है तो 8 बजे आपको आना है खाना खाने,
ठीक है, पहले गर्मी के टाइम पे 7 बजे आपको खाना मिलेगा, मतलब सुबह का जो नाश्ता है वो 7 बजे मिलेगा, अब 8 बजे मिल सकता है। तो ये सब अनाउंसमेंट है, ईमेल है, नोटिस बोर्ड है, हॉस्टल मोबाइल ऐप है, तो ये सारे की सारी चीजें कम्युनिकेशन चैनल के अंतर्गत आती है, जिसे मैनेज कौन करेगा, जिसे मैनेज एक हॉस्टल वार्डन करता है। भाई कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी नोटिस बोर्ड में आपको एक नया नियम चिपकाना है कि भाई अब से यहाँ पर ड्रेस ये लागू होगी, सर्दी की ड्रेस लागू होगी, गर्मी की ड्रेस लागू होगी। आपको अपने जो, मान लीजिए कोई जूते हैं, किसी का जूता वहां पे खो गया है, तो वहां पे आपने नोटिस बोर्ड में लगाना है कि जिसको भी जूता मिले वो कृपया रूम नंबर 5 में जाकर उसको संपर्क करे, या फिर हॉस्टल वार्डन से संपर्क कर सकता है। तो ये होता है संचार चैनल, संचार की विधि होती है, जिस प्रकार से एक जो छात्र है वो अपने हॉस्टल वार्डन से संचार कर सकता है। फिर आता है यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन। अब इस हेल्थ एंड हाइजीन से आप क्या समझते हो? हेल्थ एंड हाइजीन का मतलब ये हो गया आपके यहाँ पे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो चाहे वो बॉयज हॉस्टल हो, दोनों के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। और इसको इसकी इसकी जो आप में मैं ये बोलता हूँ कि ड्यूटी किसकी है। अगर यहाँ पे आप बात करोगे कि हेल्थ एंड हाइजीन की ड्यूटी एक तो बच्चे की खुद है, कि भाई उसे खुद रोज नहाना है, रोज अपने कपड़े मतलब कि साफ रखने। वहां पे कपड़े धोने वाला भी व्यक्ति होता है, बच्चे को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। आप चाहे एमआरएस के हॉस्टल में जाएंगे, चाहे आप एनवीएस के हॉस्टल में जाएंगे, तो आप खुद नहीं धोएंगे कपड़े, आपको जो कपड़े हैं वो देने हैं धोबी को। पर्टिकुलरली वॉशरमैन वहां पे होता है, वो आपको वहां पे कपड़े मतलब धो के दे देगा, आपको प्रेस भी करके दे देंगे। आपको सिर्फ उसे रखना है, अपने जो अलमीरा है वहां पे रखना होता है। ओके, तो यहाँ पे आप जब हेल्थ एंड हाइजीन की बात करोगे तो उसमें आपका खाना भी आएगा, उसमें आपके रूम की साफ सफाई भी आएगी, उसमें आपकी पर्सनल हाइजीन भी आएगी कि भाई आपको खुद भी तो नहाना है ना। ऐसा नहीं है कि बस हॉस्टल साफ रहे, आप 5 दिन से नहा नहीं रहे, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये आपने समझना है। तो रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है एक हॉस्टल वार्डन ने कि जो बच्चे हैं वो अपनी साफ सफाई रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्या वो अपने जो कपड़े हैं वो धोने के लिए वॉशरमैन को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्या वो अपने कपड़े को अच्छे तरीके से अलमीरा में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, क्या वो नेपथलीन बॉल का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब ड्यूटी है एक हॉस्टल वार्डन की, जो इसको अच्छे से निभाएगा। ओके, अब देखिए आगे की, ये है आपकी सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है जी? यह है आपकी सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियों में आप क्या समझोगे कि भाई हर बार ऐसा नहीं होगा कि 1 साल में मैं हॉस्टल में रहा हूं मैं बोर हो गया, नहीं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होंगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी का मतलब क्या है कि भाई जो यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों में सामाजिक जो नियम है, सामाजिक जो पर्टिकुलरली आप ये बोल सकते हो कि समाज में कुछ अच्छा करने के लिए वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कराते हैं, रेगुलरली करवाते हैं, हर महीने कराते हैं। बच्चों के बीच में मित्रता को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को टीम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए वो मनोरंजन गतिविधियां करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं इसका। और ताकि उनके अंदर में ऐसी भावना ना आए कि ये और मैं तो अलग है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहां पे ना आपको कैसे मिलेंगे, कोई हिंदू मिलेगा, कोई मुस्लिम मिलेगा, कोई क्रिश्चियन मिलेगा, कोई ईसाई मिलेगा, सब सारे धर्मों के लोग मिलते हैं। और वहां पर हॉस्टल में एक पहला कार्य हॉस्टल वार्डन का ये रहता है कि कहीं इनके बीच में ये चीज भावना ना आ जाए कि वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है। नहीं, आपने उसको इस प्रकार से यहाँ पे मनोरंजन गतिविधियां करवानी है, आपने इस प्रकार से वहां पर एक्टिविटीज करवानी है, ऐसे प्रकार से यहाँ पे आपने बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो करवाने, ताकि उन दोनों के, उन सभी के बीच में एकता की भावना आ जाए और उनको भी ये लगे कि हम एक हॉस्टल के निवासी हैं और हम सभी एक जाति के हैं, या फिर हम ये मान सकते हैं समाज में सभी क्या है, इक्वल है। ये ऐसा करना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब मान लीजिए 100 बच्चे रहते हैं, 500 बच्चे रहते हैं, जहां पर भी मनुष्य रहेगा कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है। मैं भी जिस ऑफिस में रहूंगा, चाहे मैं कहीं भी रहूंगा, मैं कॉन्फ्लिक्ट देख भी पाऊंगा, कई बार मेरे से कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जीवन में कभी लड़ेंगे ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो लड़ नहीं पाएगा जीवन में। ठीक है, लड़ता हर कोई है, कभी अपने लिए लड़ता है, कभी दूसरे के लिए लड़ता है, ये तो समाज का नियम है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा है, तो वहां पे आपको, चाहे बच्चे हैं उनके बीच में किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है कि ठीक है, तू आज मेरे बिस्तरे में कैसे सो गया, तू मेरे रूम में कैसे आ गया, तूने मेरा खाना क्यों खा लिया, उनके बीच में यही प्रॉब्लम्स रहेगी, उसमें बीच में ज्यादा प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एज अ हॉस्टल वार्डन हो आप, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट के बीच में बताना है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको ये सजा दी जाएगी और उसके प्रति ये दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। कम्युनिकेशन है, प्रोवाइड करवाना है, प्लेटफॉर्म देना है बच्चों को कि भाई वो डिस्कस कर सके उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोई बच्चा बार बार किसी को बुली कर रहा है, उसको बार बार छेड़ रहा है,
तो वो बच्चा परेशान हो जाएगा एक टाइम के बाद, और वो ऐसा कदम उठा लेगा जो कदम उसको उठाना नहीं चाहिए था। तो ये हॉस्टल वार्डन को पता होना चाहिए, और हॉस्टल वार्डन क्या करेगा, इस चीज़ों को जानने के लिए वो क्या करेगा, बच्चों को एक पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या देगा, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पर वो अपने जो विवाद हैं वो उनको बता पाएगा, और उनको प्रोत्साहित करेगा कि भाई आप इस मंच में आकर मुझे ये चीज बता सकते हो, ताकि मैं आगे जाकर किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो, वो करने के लिए मैं आगे तत्पर रह सकूं। अब ये आता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए कि एक हॉस्टल है, अर्थक्वेक आ गया, कोई और प्रॉब्लम होगी, बहुत भारी वर्षा होगी तो पानी आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो कहीं भी छात्रावास हो सकता है ना, चाहे हिमाचल में छात्रावास हो, चाहे उत्तराखंड में छात्रावास हो, बादल वहां भी फटते हैं, बाढ़ वहां भी आती है, अर्थक्वेक वहां भी आता है। तो यहाँ पे आपने प्रिपेयर रहना है, आपने इमरजेंसी रिस्पांस को बताना है बच्चों की। अगर आपको लग रहा है कि ये खतरा है तो आपने इस नंबर पे कॉल करना है, आपने इस माध्यम से जाना है, आपने इस माध्यम से यहाँ बच्चों को ड्रिल कराना भी आपके अनुसार होना चाहिए, कि हर महीने या हर 2 महीने में बच्चों को एक ड्रिल करवाए कि आग लगने की स्थिति में आपने कहाँ से भागना है, भूकंप आने की स्थिति में आपने कैसे भागना है। भागना तो होता नहीं उसमें, उसमें तो बेड के नीचे छुपना होता है, ओके, ताकि आप बचे रहो। आपने जो भी बाढ़ की स्थिति में आपने कहाँ पे जाना है, टेरेस पे जाना है, कहाँ पे जाना है, बिजली गिरने की स्थिति में आपने क्या करना है, सारी चीजों की जानकारी आपने बच्चों को देनी है, क्योंकि आप उनके जिम्मेदार हो और आपने उसकी जिम्मेदारी ली है। समझ में आ गया। और यहाँ पे आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा आया फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि आज मान लीजिए, आज जो हमारा वॉशरूम है, जो हमारा मान लीजिए नहाने का एरिया है, वो स्नानागार है, वो साफ नहीं था, तो बच्चे का वहां पे एक क्या आएगा, फीडबैक आएगा कि यहाँ पे इसको ऐसे साफ करना चाहिए, हर हफ्ते साफ करना चाहिए, हर महीने साफ करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज गंदा है, वहां पे वो चीज गंदा है। तो आपको एक फीडबैक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा एज अ हॉस्टल वार्डन, ताकि बच्चे समझ पाए, बच्चे बता पाए अपनी बात, बच्चे डर में ना रहे कि यहाँ पे तो मैं बताऊंगा तो कहीं मुझसे ने साफ करवा दे, ऐसा ना हो। कई हॉस्टल में देखा भी है आपने कि भाई जिसने जो बोला कि यहाँ गंदगी, उसने बोला कि चलो आप ही साफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एज अ होटल वार्डन आपने ये सब चीजें करनी है, ताकि बच्चे को अपनी बात को बोलने में कोई शर्म ना आए, उसको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने बोल दिया है तो प्रॉब्लम ना हो जाए, क्रिएट ना हो जाए कोई चीजें। तो प्रतिक्रिया तंत्र, फीडबैक मैकेनिज्म आपको अपने पास रखना है, ताकि बच्चा अच्छे से आपको अपनी बात बता पाए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो चीज यहाँ पे काम आएगी। एकोमोडेटिंग प्लानिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए भाई कोई एक 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए, आपका मैकेनिज्म 400 बच्चों का था, 405 बच्चे हो गए, तो आपने उन 5 बच्चों को कैसे एकोमोडेट करना है, किसके साथ एकोमोडेट करना है। मान लीजिए 400 बच्चे आपके हॉस्टल में थे, एट ए टाइम ये सारे नहीं रहते, कोई घर में होता है, कोई बीमार होकर घर गया होता है, कोई किसी कारणवश घर गया होता है, कोई किसी इमरजेंसी में घर गया होता है। तो आप ये मान के चलिए 5-10 या फिर 15-20 बच्चे हमेशा आपके ऑफ ही मिलेंगे हर दिन में। कोई किसी कारणवश होता है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आपको हमेशा बच्चे खाली ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे एकोमोडेशन की प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। आपको पता ही नहीं कितने बच्चे एब्सेंट, तो आप कैसे बच्चों को एकोमोडेट करोगे। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 बच्चे एक्स्ट्रा आ गए उस दिन पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई रूम नंबर जो 5 है वो खाली है, या फिर रूम नंबर जो 6 है उसमें एक ही बच्चा रह रहा है, 3 बच्चों की रहने की कैपेसिटी है। तो आपने यहाँ पे 3 बच्चे यहाँ पे डाल दिए, और एक बच्चा यहाँ पे आपने यहाँ डाल दिया, या फिर 2 बच्चे यहाँ डाल दिए, 2 बच्चे यहाँ डाल दिए। तो आपने इस प्रकार से एकोमोडेशन को मैनेज करना है, ये आपके अंदर में डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे करेंगे। ओके। अब आया मैनेजमेंट ऑफ हॉस्टल, छात्रावास का प्रबंधन आप कैसे करेंगे। भाई ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। भाई एक एक हॉस्टल वार्डन हो आप, एक हॉस्टल वार्डन के रूप में आप कार्य कैसे करेंगे। सबसे पहला तो आप क्या देखेंगे कि भाई जो रूम्स है ना, क्या वो कंप्लीटली फिल है। क्योंकि अगर रूम काम के नहीं होंगे, या फिर आप ये बोलो रूम इतने गंदे हैं, या फिर रूम में कोई मेंटेनेंस वर्क ही नहीं हो रखा है, रूम में कुछ काम ही नहीं हो रखा है, तो उस रूम में बच्चा रहेगा भी नहीं, रहेगा भी तो वो कंप्लेन कर देगा। तो एज अ हॉस्टल वार्डन आपने रूम का एलोकेशन देखना है, आपने जो कक्ष है उसका आवंटन करना है कि भाई ये बच्चा कहाँ पे रहेगा। कोई बच्चा ज़्यादा परेशान करता है, कोई बच्चा ज़्यादा किसी को चिढ़ाता है, कोई बच्चा बीमार है, बीमार बच्चे को अलग रखना है, किसी बच्चे को कोविड हो गया मान लीजिए, उसको आपने आइसोलेट करना है। तो आपने 2 कमरे आइसोलेशन वाले बनाने हैं, ताकि कल के दिन कोई प्रॉब्लम होती है वायरल वाला, जैसे आई फ्लू वायरल होता है, तो आई फ्लू वाले बच्चों को आपने
वहाँ पे आइसोलेशन पे डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको यहाँ पे देखना है कि मेरे को 2 रूम तो बचा के रखने हैं ऐसे, जिसमें मैं बच्चों को आइसोलेशन में डाल सकूँ, क्योंकि बच्चे कोविड के टाइम पे, आई फ्लू के टाइम पे या फिर ऐसी वो बीमारी जो कि फैल सकती है, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे नियम कानून को थोड़ा कम फॉलो करते हैं या फिर वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है और खुद भी समझनी है और समझानी भी है। दूसरा आया हाउस कीपिंग एंड हाइजीन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पर्टिकुलरली चेक करना है, डेली चेक करना है हर चीज़ को। हाउस कीपिंग स्टाफ को पूछना है कि भाई आपने ये साफ करा है या नहीं करा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंटेनेंस आपने हॉस्टल की करनी है। ओके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं वहाँ पे तो बहुत दिक्कत आएंगी, लेकिन आपने उस चीज़ को मैनेज करना है। आपने असिस्टेंट से पूछना है कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको असिस्टेंट वार्डन भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगी 500 बच्चों को आपने अकेले झेलना है, नहीं हो पाएगा ऐसा। असिस्टेंट वार्डन मिलेगा, और भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है, आपके हेल्प के लिए मिल जाएंगे आपको। डेप्यूटी वार्डन, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पे हाउस कीपिंग में का मतलब क्या है, हाउस कीपिंग का मतलब है भाई साफ सफाई, भाई बच्चों तक पानी, साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों को। कोई बच्चा बीमार है तो उसे गर्म पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कोई जो बच्चा है उसको फ्रूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फ्रूट कहीं खराब तो नहीं है, कहीं 3 दिन से ऐसे रखे हुए थे बच्चे को दे तो नहीं दिया है। तो ये सब चीजें हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे दिक्कत आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ही बाद में ले जाना है। सिक्योरिटी मेजर्स बहुत भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे देखो 3-4 मंजिला हॉस्टल होते हैं, बच्चे दौड़ के जाएंगे तो गिरेगा, कोई सीढ़ी में गिर सकता है, कोई वहां पे गिर सकता है। तो सेफ्टी मेजर्स आपने वहां पे लगाने हैं कि सीढ़ी में आराम से चलना है, सीढ़ी में दौड़ के नहीं जाना है। आपने वहां पे पर्टिकुलरली कैमरा लगा सकते हो सीढ़ी में, ताकि वहां पे लिख सकते हो आप कैमरे की नज़र में, तो बच्चे दौड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चे सीढ़ी में अक्सर बहुत दौड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी आपने क्या करना है भाई, अगर आपको सरकार अलाउ करती है तो आप सीसीटीवी भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको कहीं एक रूम में आपको सारे के सारा हॉस्टल का यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आप ऐसे मेजर्स ले सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे यहाँ पे सुरक्षित रहें। रात को आप बोलोगे कि आपने जाना नहीं है, आपने भागना नहीं है, आपने आपने कूदना नहीं है ऐसी जगहों से जहाँ पे मान लीजिए कोई छत पे चला गया, छत पे कोई मान लीजिए कोई वॉल नहीं है, सिक्योरिटी वॉल, तो वहाँ पे उस बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो वहाँ पे आपने बोलना है, वहाँ पे या तो आपने छत में जाने वाला गेट बंद कर देना है रात को, या फिर पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना है, क्योंकि बच्चों को आपने समझाना अच्छे से पड़ेगा, तभी जाकर बच्चे समझ पाते हैं। वार्डन एंड स्टाफ, आपने ऐसे बच्चों या फिर आपने ऐसे स्टाफ को लेना है जो एक्सपीरियंस्ड है, जिन्हें बच्चों से बात करने का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज तो अगर आप अनएक्सपीरियंस लेंगे तो वो मैनेज आपके साथ इजीली नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस स्टाफ लेना है जो कि क्या कर सके, आपके साथ काम कर सके, मेंटेन कर सके। डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है छात्रावास में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, उनको डिसिप्लिन में आने में यहाँ पे समय लगता है। अब क्या होता है ना, अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई स्टूडेंट स्टूडेंट की ना कमेटीज होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसा आपने लेबर्स की यूनियन देखी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्यों बनाते हैं वो लेबर की यूनियन, ताकि भाई लेबर्स की बात भी ऊपर तक सुनी जाए। कई बार लेबर को लगता है कि भाई मेरी बात तो सुनी नहीं जा रही है, मेरा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट की यूनियन भी होनी चाहिए। अगर वो बड़े बच्चे हैं, 5th 6th के बच्चे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो बच्चे 11th 12th के हैं तो उनकी एक कमेटी होती है, जहाँ पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई खाने में क्या होना चाहिए। मतलब खाने में ऐसा नहीं है कि कल के दिन वो बोलेंगे 5 डिश होनी चाहिए, वो चीज़ें भी नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर बच्चों का पूरा ध्यान होता है कि वो किस प्रकार से आगे हॉस्टल में ऐसी गतिविधियां कर पाए जो कि उनके लाभदायक हो। मान लीजिए आपने बोला है कि भाई स्टूडेंट कमेटी ने बोला कि सर यहाँ पे ना जो लाइब्रेरी है वहाँ पे किताबें कम है, वहाँ पे इस प्रकार की किताबें कम है, पढ़ाई लिखाई की किताबें कम है, साइंस की किताबें कम है, तो वो आपने बढ़ानी है। आपने बोलना है कि जो स्टूडेंट कमेटी है कि सर यहाँ पे साफ सफाई अच्छी हो नहीं पाती है, या फिर ये जो व्यक्ति है सफाई कर्मचारी, ये अपना काम जो है वो पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से करके चला जाता है। तो वो सब एज अ स्टूडेंट कमेटी आप आगे डिस्कस कर सकते हो हॉस्टल मैनेजमेंट से। फूड सर्विसेज, भाई आपने लाद बच्चों को फूड खिलाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड। भाई अगर एज अ हॉस्टल वार्डन अगर आपने फूड पे ध्यान नहीं दिया ना, तो आपका हॉस्टल बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पहुंच जाएगा, दुविधा में पहुंच जाएगा, एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। ठीक है, आपका जो हॉस्टल है वो प्रॉब्लम में किस लिए पड़ जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा कि भाई आप आगे वर्क नहीं कर पाओगे।
क्यों नहीं कर पाओगे? अगर आपका जो खाना है मान लीजिए हल्का सा भी अगर वो बासी है, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है अच्छा तो होता है, लेकिन फूड पॉइजनिंग भी होने का खतरा होता है। बरसात के टाइम पे आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हॉस्टल्स होते हैं ना, यहाँ पे बच्चों को दूध भी मिलता है। अगर दूध अच्छे से उबाला नहीं होगा, पास्चराइज नहीं होगा, तो बच्चा पीकर बीमार हो जाएगा। पीकर बीमार हो गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रात भर। जितना बच्चा बीमार पड़ेगा उतनी आपकी नींद खराब होगी। ये आप इस चीज़ को ध्यान दें। जितना बच्चा अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उतनी आपको साथ क्या रहे, मतलब उतना आपको आराम भी मिलेगा। अब ऐसा खाना है जी, 3 दिन पहले का आटा जो था वो पर्टिकुलरली उन बच्चों को गूंद के खिला दिया, तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब उससे बच्चा बीमार हो सकता है। चावल 3 दिन पुराना खिला दिया, दाल 3 दिन पुरानी पिला दी, नहीं करना है ये। ओके, वो आपने मैनेज करना है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है फूड सर्विसेज, क्योंकि अगर फूड सर्विसेज खराब रही तो बच्चा पड़ेगा बीमार और क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, भाई बच्चा मान लीजिए हॉस्टल जो है वो स्कूल से बहुत दूर है या फिर 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आपको बस बच्चों को अलाउड करानी पड़ेगी। जो छात्रावास है, तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एज अ ड्राइवर, एज अ कंडक्टर लोग मिलेंगे, बस मिलेंगी। आपने बच्चों को यहाँ पे गिनती से भेजना है और जब वापस आएंगे तो उसे गिनती से वापस लेना है, ताकि यहाँ पर कोई बच्चा बीच से गायब हो। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो आपको पता चल जाए। कंप्लेंट रिडर्सल, शिकायत निवारण। शिकायत निवारण का मतलब क्या होता है कि भाई कोई बच्चा है कंप्लेन करना चाहता है, उसकी कंप्लेंट सुनी नहीं जा रही है, तो वो गलती में या फिर आवेश में आकर कुछ गलत कदम उठा लेगा। तो यहाँ पे आपने इसको देखना है कि आपने क्या करना है। आपने जो ये है कंप्लेंट रिडर्सल, शिकायत निवारण, इस चीज़ का आपने यहाँ पे प्योरली ध्यान देना है कि भाई जो बच्चों की कंप्लेन है वो अच्छे से यहाँ पर क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, ताकि बच्चे को कोई शिकायत ना रहे कि मेरी जो कंप्लेंट है वो सुनी नहीं गई। बच्चा बोलेगा सर मेरे 1 महीने से कपड़े नहीं धुले हुए हैं, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हो रहे हैं, मेरे को दूध नहीं मिला है, ये सब आपको कंप्लेंट सुननी पड़ेगी। आपने इनके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एज अ हॉस्टल वार्डन। ओके, अच्छा अब यहाँ पे देखो आप इमरजेंसी प्लान। इमरजेंसी प्लान तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इमरजेंसी प्लान में क्या करोगे आप, क्या है आपका इमरजेंसी प्लान? ओके, अगर आपका जो इमरजेंसी प्लान है वो कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आपके पास गाड़ी हमेशा एक रेडी होनी चाहिए उस अस्पताल ले जाने के लिए। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो आपने भागने का, एग्जीक्यूशन का प्लान आपने यहाँ पे रखना है कि भाई ये प्लान है मेरा, और इस प्लान के द्वारा बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे किसी भी नेचुरल कैलेमिटी में। ओके, तो ये इमरजेंसी प्लान है जो कि आपने हर महीने ड्रिल करवानी है एज अ हॉस्टल वार्डन। ये नियम में भी है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। रेगुलर इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? भाई जो आपका नियमित निरीक्षण है, हर महीने आप बच्चों का, जैसे आपने ये बोला है कि हर हफ्ते मैं बच्चों का अलमीरा चेक करूंगा, फिर आपने बोला दूसरे हफ्ते मैं बच्चों के कपड़े चेक करूंगा, मतलब उनकी कितनी साफ सफाई है। तीसरे हफ्ते में यहाँ पे हाइजीन देखूंगा बच्चे के रूम पे। चौथे हफ्ते मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा। तो ऐसे आपने अपना जो हफ्ता है वो आपने इंस्पेक्शन में ऐसे लगाना है। एज अ हॉस्टल वार्डन आपको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे आपके काम भी आएगा। और ये आपको रेगुलर इंस्पेक्शन अपने हिसाब से करना है कि आपने क्या क्या लेके जाना है। ओके, तो ये दो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसी का पार्ट 2 भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपके रिमेनिंग जो इसमें पॉइंट्स थे वो आपको बताऊंगा। रिमेनिंग पॉइंट्स में बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहाँ पे मतलब चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि आपको पढ़ने की यहाँ पे मतलब ऐसा होगा कि आपको वीडियो ऐसा लगेगा कि हाँ सर यहाँ पे कुछ सीखा है हमने। ओके, क्योंकि मेरे द्वारा पहले मैंने खुद रिसर्च करी है, उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताना। पार्ट 2 के लिए भी मुझे कमेंट में जरूर लिखना कि सर पार्ट 2 जल्दी लेके आओ। जितना कमेंट होगा उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये हमारा पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी हम लोग क्लियर करेंगे। अब होता ये ना कि 10 मिनट में मैं क्लियर कर सकता था आपके सामने, सिर्फ ये पॉइंट लिखकर आपके सामने मैं 10 मिनट में ये वीडियो बना के क्लियर कर सकता था, लेकिन मैंने इसको डीपली समझाया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाएँ। पेपर आपको निकालना है, पेपर आपको क्लियर करना है, उसके लिए डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। 30 नंबर आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली कोर्सेज चेक कर लेने हैं हमारे। अगर आप लेना चाहते हैं तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स भी है हमारे पास, अकाउंटेंट का भी और जेएसए का भी है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।